अस्सलाम वालेकुम। ईद के दिन चल रहे हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद आपकी अच्छी गुजरी होगी, कुर्बानी भी आपने ठीक से की होगी और आप सबके घर वाले भी खुश होंगे यकीनन इस कुर्बानी से। इस लम्हे में गुरबा को, मसाकीन को ज़रूर याद रखें। अच्छे अच्छे गोश्त के हिस्से अपने लिए ना रख लें, उनको ज़रूर बांटें और थोड़ा सा कुर्बानी का जज्बा बढ़ाएं। अगर आपकी इस्तात है तो अहले फ़िलिस्तीन के लिए, अहले शाम के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, वहाँ माल पहुँचा सकते हैं, सूडान में पहुँचा सकते हैं, यमन में पहुँचा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत अच्छी चैरिटीज़ मौजूद हैं, आप उनमें रब्ता ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि एक मलाहिम का ज़माना है और पाकिस्तान इस वक्त ईद के दिनों में एक मलहम बन चुका हुआ है, यानी एक साई की दुकान बन चुका होगा, हर तरफ गोश्त के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो इस तरह एक बहुत बड़ी जो एक आलमी जंग की एक मोरों में से एक मोरा है, उसको आज डिस्कस करते हैं। वो है रूस और यूक्रेन की लड़ाई। ये प्रॉब्लली 2 पार्ट्स होंगे बिकॉज ये बहुत एक लंबी तारीख है, बट हम ब्रीफली और क्विकली इसमें से स्किम थ्रू करने की कोशिश करते हैं। एक टर्म है जिसको आपको समझना चाहिए, द ग्रेट गेम, जो बरतानवी ताज और रूसी ज़ार एम्पायर के दरमियान लड़ी गई थी सेंट्रल एशिया के जूल्स के ऊपर, ये उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह। क्योंकि ये गुज़रगाहें हैं, सिल्क रूट का दिल हैं, मिनरल रिच एरियाज़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ फसलें और फल भी हैं और गैस और इनके ज़खायर भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इन इलाकों के। और स्ट्रेटिजिक डेप्थ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि समुद्री रास्तों का एक्सेस भी यहीं से आता है। और सिल्क रूट की नेचुरल प्रोग्रेस जो है, जो ज़मीनी रास्ते हैं इंसानों के तिजारत के, उनके अंदर ये बुखारा और ये सब काबुल वगैरह और खैबर पास और बलूचिस्तान, ये सब लाजिम है। जो ये जंग लड़ी गई थी ग्रेट गेम की, रूस के ज़ार और ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के दरमियान, इसके अंदर जो है कुचले जो गए थे वो इन इलाकों के मुसलमान ही थे और हम ही फॉर्डर बना करते थे। यानी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, कुचले हम गए और ये लड़ाई चलती रही जब तक कि ज़ार एम्पायर की कमर टूट नहीं गई और उसके बाद उसको सोवियत यूनियन ने रिप्लेस नहीं किया। लेकिन सोवियत यूनियन ने बाकी जो बहुत सारी चीज़ों में एक रेवोल्यूशनरी थॉट लेके आए थे वो सो कॉल्ड, लेकिन जो ज़ार की इम्पीरियल एम्बिशंस थे उनको उन्होंने बरकरार रखा और उन्होंने सोवियत यूनियन जो के तहत जो मुसलमानों की पर्शियन इस्लामिकेट वर्ल्ड की एक तारीख़ है सेंट्रल एशिया के अंदर, उसको मस्क किया। लोगों के अंदर से उनकी जो मजहबी प्रैक्टिसेस वगैरह उसको तबाह करने की कोशिश की, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की। मतलब इसमें तफसील में आप ज़रूर इंटरनेट पे देखिएगा कि सेंट्रल एशिया के मुसलमानों के साथ क्या हुआ सोवियत यूनियन के अंदर। जिस सोवियत यूनियन को हमारे यहाँ लिबरल्स और लेफ्टिस्ट फैंटेसाइज करते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं, और वो किस स्पीड से गामजन था पाकिस्तान की तरफ और स्पेसिफिकली अफ़गानिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान की तरफ, कि उसको गर्म पानी का एक्सेस चाहिए था। उस टाइम पे पाकिस्तान ने अपने एनिमी ऑफ माई एनिमी से सहारा लेते हुए, अमेरिका का और वेस्टर्न वर्ल्ड का और नेटो के अपरेटस का सहारा लेते हुए, अफ़गान मुजाहिदीन को और पूरी दुनिया से अरब और गैर अरब ममालिक के मुसलमानों को इकट्ठा किया पाकिस्तान के अंदर, उनको ट्रेन किया, इक्विप किया, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया और उनके साथ शाना बिशाना खड़े होकर लड़े और सोवियत इम्पीरियलिस्ट रशिया को हमने शिकस्त दी और वो पाश पाश हो गया और 1991 के अंदर उसके टुकड़े हो गए अल्लाह के फजल से। और दोबारा हमारे भाई जो स्तान ममालिक के भाई हैं, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह और अफ़गानिस्तान, उनकी एक बाजियाबी का सिलसिला शुरू हुआ कि वो वापस अपने उस 1400 साल, 1000 साल पुरानी तारीख में वापस आए और उस कल्चर में आए जो कि एलिमिनेट किया जा रहा था, रेडिकेट किया जा रहा था। एक पूरी कल्चरल रेवोल्यूशन की जा रही थी उसके अंदर कि ज़ुबान भी ख़त्म हो जाए, इनकी सकाफ़त भी ख़त्म हो जाए, इनके तौर तरीके, खाने पीने, उठना बैठना, इनको रशनाइज कर दिया जाए। हत्ता कि आज तक यहाँ पे जो अरबी फ़ारसी का स्क्रिप्ट चलता था इन ज़ुबानों में, अब सिरिलिक लिखा जाता है इन सारे मुल्कों के अंदर, जो कि रूसवी स्क्रिप्ट होता है, ये स्लाविक लैंग्वेजेस का, और वगैरह वगैरह। मैं उसकी तफसील में जाना चाहता। आज तक की ममालिक फुली रिकवर नहीं किए। शराब का इस्तेमाल यहाँ पे आप देख लीजिए, नमाज से मतलब बिल्कुल एक कोई दिलचस्पी नहीं है इन एरियाज़ के अंदर। अक्सर मसाजिद खाली रहती हैं और ये लोग बड़े मतलब जैसे कोई बाल्कन स्टेट या कोई एक्स सोवियत स्टेट जिस तरह सारे एक डिप्रेशन के माहौल में रहते हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बाजियाबी इनकी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने इस्लाम वाले कल्चर की तरफ वापस आ रहे हैं। इसके बावजूद कि अभी भी नेटो और रशिया जो है अपने इंपीरियल अज़ाइम को परसू करता है डिक्टेटरशिप्स के थ्रू। तो कोई एक डिक्टेटर जो है, जिस तरह एक ज़माने में मिडल ईस्ट का हाल था, एक डिक्टेटर जो है वो अमेरिकनों का है, एक डिक्टेटर जो है वो रूसियों का है, यहाँ पे आज तक सेंट्रल एशिया के अंदर ये माहौल है। इसके बावजूद कि कुछ अब आप कह लें कि उसमें लचक पैदा हो गया। इसी तरह ज़ार रूस का भी और उसके बाद सोवियत यूनियन का भी और आज के इंपीरियलिस्ट रशिया के अंदर भी कुछ अज़ाइम है सेंट्रल एशिया के लिए भी और ख़ास तौर पे ईस्टर्न यूरोप के उसके यूक्रेनियन फ्रंट के लिए भी। जब
कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का 1991 में, और सारे ये टूटे स्टेट्स, कुछ सेंट्रल एशिया के, कुछ बाल्कन के, कुछ किधर के, तो उनमें यूक्रेन भी अलग हो गया। और 1991 के अंदर यूक्रेन अलग हुआ सबसे बड़े लैंड मैस को लेके, इनके जो स्टेट्स बनी है इंडिपेंडेंट स्टेट्स रशिया के अंदर से। तो रशिया जो है वो आज तक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता रहा है इन इलाकों को, और बशमूल यूक्रेन के, सेंट्रल एशिया के, बाल्कन स्टेट्स के। इसी तरह आज तक वो यूक्रेन के ऊपर अपना असर रसूख बरकरार रखना चाहता है। ये एक रुख हो गया। ये जरा जो एक नेटो की राय होती है। रशिया की जो राय है वो ये है कि यूक्रेन तो कोई असल मुल्क ही नहीं है, और आने वाले डिस्कशन में आपको नज़र भी आएगा कि वो ये बातें क्यों मानते हैं। अब इससे आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है, उम्मीद है कि वो भी हम आपको हेल्प करेंगे उसमें, उसको समझने में। बहरहाल यूक्रेन ने 1 दिसंबर को 1991 में इंडिपेंडेंस के लिए ही वोट किया, और सबसे बड़ा लैंड मैस लेके उन्होंने, क्योंकि ये रशिया से निकलने वाले मुल्कों में सबसे बड़े लैंड मैस वाला मुल्क है, और इसने एक सॉवरेन स्टेट बना ली अपनी। और ये यूरोपियन ममालिक में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड मैस, बहुत बड़ी कंट्री है ये। और इसके अंदर एक ठीक ठाक रशियन एथनिक, जो स्लाविक रशियन लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन इसके अंदर मौजूद है। अब थोड़ी सी तारीख का मैं एक पस मंज़र दे दूं कि यूक्रेन के अंदर क्यों इतना बड़ा थ्रेट बनता है। कि यूक्रेन जो है उसकी जो वाइट पॉपुलेशन है, जो यूक्रेनियन नेटिव लोग हैं, वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कोट एंड कोट बैड गाइज के साथ थे। वो नाटसी सपोर्टर्स थे, और वो ख़ुद भी नाटसीज थे। और उनके अंदर जो अक्सर लश्कर हैं, जिस तरह जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो आज तक लड़ रहे हैं, उनके बड़े अफसरान, कुछ बड़े लोग भी जो हैं, वो बाकायदा नाटसीज थे। और वो एक वाइट सुप्रेमेसिस्ट आइडियोलॉजी के तहत वो स्लाव से नफरत करते हैं। अब वो तारीखी नफरत है, जोग्राफियाई नफरत है, एथनिक नफरत भी है। वो स्लाव्स को कमतर समझते हैं, जो कि रूसवी लोग हैं, और वो कहते हैं कि ये असल गोरे नहीं हैं, यानी ये कमतर ज़ात हैं, ये कोई पहाड़ी हैं, ये ततारी हैं, ये मंगोल हैं, ये गोरे नहीं हैं, यूरोपियन नहीं है। अपने आप को वो ट्रू यूरोपियन देखते हैं। वाकई में आप देखेंगे यूक्रेन के अंदर भी जो लोग होते हैं वो बड़े अक्सर जो माजर के साथ सेक्स वर्किंग की इंडस्ट्री के अंदर भी आपको सुनने को मिलता है ना कि रशियन औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं। वो बुनियादी तौर पे यूक्रेनियन औरतें होती हैं, पीले बालों वाली, नीली आंखों वाली। उनको सिर्फ रशियन कहते हैं बिकॉज आम दुनिया के अंदर इनके दरमियान कोई फ़र्क वाज़ह नहीं होता, क्योंकि हम दोनों इनको एक सेम समझते हैं, सिमिलर ज़ुबानें बोलते हैं, सिमिलर लैंग्वेज की इनकी स्क्रिप्ट है वगैरह वगैरह, सेम इलाका है। तो ये लोग अपने आप को जैसे सुपीरियर मानते हैं कि हम पीले बालों वाले, नीली आंखों वाले और गोरे चिट्टे, और ये जो छोटे छोटे कद के जो ये रूसवी लोग हैं, ये हमारे से हकीर और कमतर है। लेकिन ये पस मंज़र भी होना चाहिए। यानी नेटो के जो एलाय हैं यूक्रेन, वो भी कोई वली अल्लाह यहाँ पे हीरो नहीं है, और रूस भी जो है, जिसको हमारी लेफ्ट आम तौर पे कोई मतलब जैसे कोई मसीह के तौर पे पेंट कर देती है, वो भी कोई मसीहा नहीं है। वो भी बहुत बड़ा जालिम है। एक रियासत है, एक इंपीरियल रियासत है, एक एंटिटी जैसे एंटिटीज़ हैं बाकी नेटो वगैरह। उसके बाद दिसंबर 5 में 1994 तक एक बिल्टअप हुआ बहुत बड़ा, क्योंकि यूक्रेन के पास सबसे बड़ा स्टॉक पाइल था सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर वेपन्स का। आपको मालूम होगा कि रूस जो है वो अमेरिका से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स ओन करता है, 4000 के तकरीबन लगभग, और कुछ बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटी वाली भी, जैसा जार बॉम्बा है, और वो एक और उनके पास बॉम्ब है जो सबसे बड़ी न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्ब है, जो बॉम्बर के ज़रिए गिराया जाता है। आई थिंक जार बॉम्ब है उसका नाम है। तो यूक्रेन ने प्रेशर लिया, यूके का प्रेशर लिया, अमेरिका का प्रेशर लिया, और इन सब ने सॉवरन गारंटी साइन की रशिया समेत कि हम यूक्रेन की सॉवरन टेरिटरी और टेरिटोरियल राइट्स को बरकरार रखेंगे। वो न्यूक्लियर वेपन सिर्फ जो है वो गिव अप कर दे, डिसआर्मामेंट कर दे, और यूक्रेन ने अपने अमन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि वो एक ट्रेडिंग सैटेलाइट बन सके, ताकि वहाँ खुशहाली आ सके यार, अमन की आशा, अपने पड़ोसी के साथ वो इज्जत के साथ रह सके, उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप कर दिया, फॉरगो कर दिया। यहाँ पे पहला लेसन है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी लेफ्ट और पाकिस्तानी लिबरल। इनके अंदर एक हमेशा से पुराना कीड़ा रहा है, जो हुसैन हक्कानी साहब उसकी फिजिकल एम्बॉडीमेंट रहे हैं। पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज हो जाए, पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज हो जाएगा, ट्रेडिंग सैटेलाइट बनेगा। वो देखो सिंगापुर कितना अच्छा है, वो देखो मलेशिया, वो देखो इंडोनेशिया, वो देखो हांगकॉन्ग, और ये मज़े करो, खाने खाओ, तुम इतनी अच्छी जगह बैठे हुए हो, बिजनेस करो, ये क्या कर रहे हो। मटीरियलिज्म, डेवलपमेंटलिज्म के वादे हमें दिए जाते हैं इन एक्सचेंज फॉर हमारी खुद मुख्तारी, हमारे ऑनर और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी जीने की सलाहियत, जो कि इनकम्बेंट है माज़रत के साथ हमारे न्यूक्लियर बम्बों के ऊपर। बिकॉज हमारा मुल्क ऐसे नहीं है, हमारा मुल्क ऐसे है, इतना पतला मुल्क है, ऐसे कलम से दिखाना चाहिए, इतना पतला मुल्क है। इसको 4 टुकड़ों में काटना ना, ऐसे करके डिकैप्टेट करना, ये मिनटों का खेल है, ये मिनटों का खेल है माज़रत के साथ। तो न्यूक्लियर डेटरेंस के बगैर पाकिस्तान सर्वाइव नहीं करता। सिमिलरली न्यूक्लियर डेटरेंस के बगैर यूक्रेन सर्वाइव
नहीं कर सकता था। और आज भी अगर उसको नेटो एक न्यूक्लियर ब्लॉक ना बैक कर रहा होता तो वो अब तक ढेर हो चुका होता और रशिया ने उसको रौंद दिया होता। और ये सारे जो अपने हुस्न पे नाज करते हैं कि हम पीले बालों नीले आंखों वाले लोग हैं, ये सारे यूरोप और अफ्रीका और मिडल ईस्ट की सेक्स मार्केट्स के अंदर इनकी औरतें आ चुकी थी, जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मन के साथ किया गया था। मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। अमेरिकन और यूरोपियन फौजियों ने और रशियन फौजियों ने किस तादाद में जर्मन औरतों का रेप किए थे और जर्मन औरतों को सेक्स मार्केट्स में भेजा था, या आप हिस्ट्री की फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के हम फाते हैं और हमने नाटसी जर्मनी के जुल्म को और हिटलर को बंद किया था, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उन्होंने जर्मन लोगों के साथ फिर क्या किया था जब वो वहाँ पे गए थे। तो ये फिल्मों की दुनिया से बाहर आने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत वैश्याना और दरिंदगी पर मबनी उसकी एक हकीकत है, और ये न्यूक्लियर बम जो है हमारे दरमियान और सैवेजेस के दरमियान फ़र्क रखता है अनफॉर्चुनेटली। अगर पाकिस्तान में आपने ड्रग्स प्रोक्योर करने हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है कौन सी रिहैब फैसिलिटीज़ आपके लिए सस्ती हैं या महंगी है तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखिए। अगर आपने पता करना है पाकिस्तान पुलिस का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग पेडलर्स, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। पूरा पाकिस्तान ही कवर हो गया, तो खुदा के वास्ते ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अब आते हैं कि ये एक जो अनस्टेडी और अनस्टेबल किस्म का एक पीस अचीव हुआ था यूक्रेन के अंदर। इनएविटेबल था कि रूस जो है वो इसके अंदर अपने पंजे गाड़ेगा, और वो ये करता था सॉफ्ट पावर के थ्रू, बिकॉज वो एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का एहतराम करते हुए, अमेरिका की यूनिपोलर ताकत को देखते हुए 90s में जो अचीव हो गई थी, वो 15-20 साल सिर्फ सॉफ्ट पावर को परसू करता रहा यूक्रेन के अंदर। प्रेसिडेंशियल कैंपेन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना, अपनी मर्जी का कैंडिडेट ले आना, वहाँ पे दंगे फसादात करवा देना वगैरह वगैरह। इस दरमियान क्या हुआ कि यूरोप और रूस के दरमियान एक बफर स्टेट बन गई। यूक्रेन बिकेम यूरोप्स मोस्ट फाइनेंशियली करप्ट कंट्री एवर। आपको पता है बात कि यूरोप की सबसे फाइनेंशियली करप्ट मुल्क जो है वो यूक्रेन है। और एक बड़ी मजे की बात नोट करने वाली कि यूक्रेन को यूरोपियन मुल्क समझा जाता है, इसके बावजूद के कंटिगुअसली, यानी उसके बाद अगला बॉर्डर किसका बनता है, रूस का, और लेकिन रूस को एक अलग मुल्क तस्वर किया जाता है। यानी यूरोपियनिज्म कोई एथनिक जेनेटिक कहानी नहीं है, इसका ताल्लुक कुछ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के साथ है। ये एक आइडियोलॉजी है, और इसके अंदर जो इसका नया फेस था इसकी इंपीरियल अजाइम का, वो वेस्टर्न लिबरल स्टाइल डेमोक्रेसी था। इसके अंदर एक यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि दोनों तरफ शयातीन है और कोई ये मतलब कोई ऐसा वो नेकोकार नहीं है। जिस तरह रशिया इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है इलेक्शंस को, उसी तरह CIA भी करती है, अमेरिका भी करता है। इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। ये 2004 के अंदर वहाँ पे जब विक्टर यूशेंको जो वेस्टर्न ओरिएंटेड, वेस्टर्न बैक्ड था, CIA बैक्ड था, और विक्टर यानुकोविच जो रूस का और क्रेमलिन का बैक्ड आदमी था, इन दोनों के दरमियान एक वो मुकाबला हुआ इलेक्शन का। यानुकोविच जीत गया क्योंकि उसके मुखालिफ को जहर मिल गया, बच गया, लेकिन उसको किसी ने जहर दे दिया और उसके अंदर एक केओस क्रिएट होकर यूक्रेनियंस ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इस पैनिक के अंदर वो यूशेंको जो है वो यानुकोविच है वो रशिया चला गया। लेकिन इसमें मैं एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। अभी जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने ऑरेंज कलर पहना हुआ था, और ऑरेंज कलर जो है वो वेस्टर्न कैंडिडेट का, मैं इनके नाम लेना नहीं मतलब मुनासिब है, वेस्टर्न और रशियन कैंडिडेट कहते हैं इनको। वेस्टर्न कैंडिडेट का जो कैंपेन कलर था वो ऑरेंज था, तो लोगों ने ऑरेंज, आपने देखा भी होगा यूक्रेन की वीडियोस में, वो ऑरेंज पट्टी पहन के लोग आते थे धरना करने। इसको कहते हैं एक कलर स्टाइल रेवोल्यूशन। ये 90s ऑनवर्ड्स आपको नजर आएगा कि 80s ऑनवर्ड्स सोवियत यूनियन के अंदर, सोवियत यूनियन के खिलाफ CIA ने कलर रेवोल्यूशंस को फोमेंट किया था। ये बाल्कन्स के अंदर किया था, ईस्टर्न यूरोप के अंदर किया था, इवन यूक्रेन के अंदर किया था, किर्गिस्तान के अंदर भी किया था। ये कलर रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये किसी रंग से अपने आप को एसोसिएट करते रहते कि पट्टी लगा के या कोई ऐसी चीज़ लगा के वो प्रोटेस्ट करने निकल रहे थे। अक्सर इनके अंदर बड़े सीमिंगली ऑर्गेनिक स्टूडेंट यूनियन शामिल होते थे, सीमिंगली ऑर्गेनिक किसी एथनिक ग्रुप की कोई ऑर्गेनिक ग्राउंड अप स्ट्रगल होती थी। अब वो उनकी जो ग्रीवेंसेस या दुख होते थे वो शायद रियल होते थे कि इम्पीरियलिज्म से हम तंग आ गए हैं। अक्सर मुद्दा जो इन मुल्कों के अंदर बनता था कि आपने, यानी क्रेमलिन ने, सेंटर ने, मॉस्को ने इलेक्शन में इंटरफेरेंस किया, आपने धांधली किया, आपने फॉर्म 45 वर्सेस फॉर्म 47 वाला इलेक्शन करवाया। तो ये एक पट्टी लगा के ना अपने रंगों की, अपनी पार्टी के झंडों की, इनको कलर रेवोल्यूशंस कहते हैं, और यहाँ काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए, कुछ मुल्कों में नाकाम हुए। इन्होंने सिमिलर एक कलर रेवोल्यूशन स्टाइल एक शक्ल इख्तियार की, जैसे कि CIA ने इंडिकेटर दे दिया कि साढ़े बंदे ने वेख ले तू ऐसे की कर दे ताड़े नाल, और ये कलर रेवोल्यूशन यहाँ पे शुरू हो गई। यहाँ पे भी एक सबक पाकिस्तान के लिए बनता है कि जो PTM है, जो एथनिक नेशनलिज्म की जेन्युइन आवाज़ उठाती है पश्तून राइट्स के बारे में,
जो BYC है, जो हकूक़ के बारे में आवाज़ उठाती है कि बलोच लोगों के जो राइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो सिक्योर नहीं किए जा रहे थे, जो PTI है वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से पे आर्ग्यूमेंट करती है पाकिस्तान की खातिर कि पाकिस्तान जो है वो एक फेयर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करवा रहा, जहाँ उनकी कंप्लेंट्स बजाएं आपको ये नज़र आता है कि हाईजैक करना एक निज़ाम को और वहाँ केओस क्रिएट करना कितना आसान है। मतलब रूस एक ताकतवर मुल्क है और यूक्रेन में अगर वो कुछ चाहता है कि वो होए तो अमेरिका कितना जल्दी इंटरफेयर कर सकता है, और अमेरिका की इंटरफेरेंस के बावजूद रूस कितनी कामयाबी के साथ वहाँ पे अपनी मर्जी का आदमी इंस्टॉल कर सकता है। यानी आप इन मुल्कों की ताकत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये जो स्पाई गेम्स हैं जो ये खेली जाती हैं, जहाँ पे NGOs के ज़रिए, इंटरटेनमेंट और मीडिया के ज़रिए, फिल्म और TV के ज़रिए सिंगर एक्टर आते हैं, फ़ौरन में आके गाना गा देते हैं, फ्री द पीपल फ्री द वर्ल्ड, और ये सारे ड्रामे जो किए जाते हैं, आपको फिर वो जब आप मैट्रिक्स के थोड़ा पीछे से हट के देखते हैं आपको नज़र आते हैं कि ये नंबर ज़ीरोज़ और वंस कैसे आपके आंखों के सामने खेल रहे हैं। बुनियादी तौर पर जो आपको हकीकत नज़र आ रही है वो हकीकत नहीं है। इसके पीछे एक लोग हैं जो इन द नो होते हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर ये कूज करते फिरते हैं। और मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको इलॉन मस्क की ट्वीट आपको कोट करना चाहूँगा। फेमस बिलियनियर, प्ले बॉय, फहाश किस्म का, दुश्मन इस्लाम का और मुसलमानों का, इसने एक बार कहा था जब अफ्रीका में किसी मुल्क में इसको लिथियम और कोबाल्ट चाहिए थी, मुझे याद नहीं आ रहा मुल्क कौन सा है, बट इसने ट्वीट की थी कि वी विल कू हुएवर वी वांट टू कू। हम जहाँ मर्जी इनकलाब बर्पा कर दें, हम जहाँ मर्जी चाहें, हम वहाँ फसाद क्रिएट कर दें ताकि हम उन रिसोर्सेज पे कब्जा कर दें। इसने ट्वीट की थी, ये ट्वीट आज तक मौजूद है, आप इसको ढूंढ सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये लोग दुनिया को एक बहुत बड़े इकोनॉमिक प्लेग्राउंड के तौर पे देखते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट को जानते हुए आपको नज़र आएगा कि ना यहाँ पे रशिया गुड गाय है, ना यहाँ पे यूक्रेन और नेटो गुड गायज हैं, ये सब जालिम है। और अल्लाह करे कि जालिम से टकराए और दोनों आपस में भस्म हो जाएं ताकि जो नई दुनिया पैदा हो उसके अंदर हम मजलूमों के लिए गुंजाइश पैदा होए। बहरहाल अप्रैल 3 तक 2008 तक ये 4 साल चलता रहा तमाशा, वो प्रोटेस्ट और ये सारा कंट्रोल, और उसके अंदर जो है वो रशिया ने लड़ाई शुरू कर दी कि यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप नहीं अब आपने देनी, और नेटो का समिट आ गया वहाँ पे और उन्होंने कहा कि इसको MAP दो, मेंबरशिप एक्शन प्लान दो यूक्रेन को, जो एक लाजमी होता है नेटो की मेंबरशिप इख्तियार करने के लिए, और मिलिट्री अलायंस में इसको दाखिल करो। और पुतिन ने बड़ी मज़े की बात की। पुतिन ने कहा ये मेंबरशिप मांगने, उसने प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को ये मुबैना तौर पर बताया जाता है कि यूक्रेन तो असल मुल्क ही नहीं है, इट्स नॉट इवन अ रियल नेशन स्टेट। और ये बात उसने क्यों कही आपको पता है? ये रूसवी ज़ुबान के अंदर ये जो इनकी इस्लामिक ज़ुबान है, इसमें यूक्रेन का मतलब क्या होता है? साथ यूक्रेन का मतलब क्या? बॉर्डर लैंड। यानी रूस की ये बॉर्डर लैंड है, यानी एक मुल्क का नाम ही बॉर्डर लैंड है। इसकी मिसाल देता हूँ, NWFP सूबे का नाम क्या है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यानी इसका कोई मायने ही नहीं है, इससे कोई मायने ही नहीं है। तो जैसे ऐसे कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को हम खैबर पख्तूनख्वा के बजाय हम पश्तूनिस्तान बना दें, इसका कोई मायने ही नहीं है। तो पाकिस्तान क्या चाहेगा यूक्रेन के लिए? क्या हम इस पर कब्जा कर लें वापस, ये हमारा मुल्क है। अब बात को समझ रहे हैं ना? सो ये खिचड़ी, नक्शों की जो खिचड़ी है ना, इसके पीछे कोई मॉरल इथॉस नहीं होती। ये रियासत की आप समझने के वो जबर होता है, इट इज़ फेटेड। एक प्रेसिडेंट या एक प्राइम मिनिस्टर या एक जर्नैल या एक ब्रिगेडियर या एक मेजर या एक कोई DCAC वो मॉरल या इमोरली एक्ट नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। और ये दोबारा कल भी इस तरह में डिस्कस किया था कि जो गवाही आई थी उस अफसर की, वाइट हॉल नाम है, क्या उसका नाम है, मैथ्यू मिलर की, कि ये सेकुलर इदारे जो हैं नेशन स्टेट के, ये ऐसे प्रोस्टिट्यूट बनाते हैं इंसान को ज़माने का अपने हालात की कैद में कि ये हर किस्म की जिस्म फरोशी को जस्टिफाई कर लेते हैं कि आई एम अ प्रोफेशनल, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। साहब सैलरी दें, पूरा मज़ा देंगे आपको, पूरा काम करके दिखाएंगे आपको, जैसे कि एक प्रोस्टिट्यूट कहती है, जैसे कि सेक्स वर्कर कहता है। तो अगर एक बच्ची या बच्चा ओनली फैंस पे जाके पोर्नोग्राफी बेचता है तो कोई हर्ज नहीं है, इज़ अ प्रोफेशनल, वो तो अपना जिस्म बेच रहा है ना, जिस तरह के आप अपना जिस्म और ज़मीर बेच रहे हैं अपनी ड्यूटी के अंदर, अपनी अफसरी के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये ज़मीर फरोशी नज़र आएगी कि लोग बुनियादी तौर पे किसी मॉरल इथॉस की उस पे बेसिस पे नहीं एक्ट कर रहे होते। वो क्लेम करेंगे रशिया के यूक्रेन वाले नाटसीज़ हैं और यूक्रेनियन कहेंगे कि ये इम्पीरियलिस्ट हैं, लेकिन ये सब सिर्फ जैसे मतलब विंडो ड्रेसिंग है, सिर्फ ये लेपा पोची है, एक कहानी देने के लिए, अपनी जारियत को, अपनी जंगजोई को जस्टिफाई करने के लिए। बुनियादी असूल है ज़मीन, कैपिटल गेन और जियो स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पोजीशन करना, दैट इज़ ऑल। इसके अंदर जो लोग ग्राइंडर में पीसे जाते हैं, दे आर ओनली इकोनॉमिक फैक्टर्स, कैपिटल टू बी मूव्ड अराउंड, कि लेबर के इतने यूनिट्स
चक्की में पिस गए, इतने यूनिट्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए, इतने यूनिट्स जो हैं वो यूरोप में रेफ्यूजीज बन गए बाकी। लेकिन नेटो बाज नहीं आया और उन्होंने इसको मैप तो उस वक्त नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बिल्टअप अपना शुरू कर दिया। उसको एंटिसिपेट करते हुए यूरो मैदान प्रोटेस्ट शुरू हो गए, क्योंकि जब यानुकोविच वापस आया, जो रशिया का बैक्ड वो कैंडिडेट था रशिया से, उसने कहा कि मैं अब यूरोप की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेशन रखूंगा वगैरह, लेकिन आते साथ ताकत में उसने रशिया के साथ ताल्लुकात को बहाल कर दिया। और इसके बाद जो यूलिया तिमोशेंको है, उसका अरेस्ट जो है वो एक अपोजिशन लीडर था, उसकी भी बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और वहाँ धरने शुरू हो गए कीव के मैदान स्क्वायर के अंदर। ये यूरो मैदान रेवोल्यूशन को भी एक कलर रेवोल्यूशन कहा जाता है रशिया की तरफ से, कि ये CIA ने शरारत किया और 130 के लोग कत्ल हो गए वहाँ धरनों में। वो जिस तरह होता है धरनों के अंदर लड़ाई मार धाड़ होती है। यानुकोविच फिर रशिया भाग गया और यूक्रेन ने ना अपना फैसला कर दिया कि अब हम EU के साथ ही चलेंगे और नेटो के साथ ही चलेंगे। ये फिर बिल्डअप हुआ 1 साल के अंदर और रशिया ने फाइनली आके क्राइमिया, जो एक पेनिनसुला है यूक्रेन का, रशिया और उनकी एक वो आप समझ लें डिस्प्यूटेड टेरिटरी, उस पर आके कब्जा कर लिया। और वहाँ पे अक्सरियत जो है वो रूसी बोलने वाले रूसी लोग हैं, जुबान बोलने वाले एथनिकली रशियन लोग हैं। ये जब उन्होंने कब्जा कर लिया आके वहाँ पे 2014 के अंदर, वहाँ पर की साइट्स पे अपने वो बंदे खड़े कर दिए, उनको वर्दियाँ पहना दी, उनकी इंसिग्नियाँ उतार दी यूक्रेन की, उनको रशियन वर्दियाँ पहना दी और एनेक्सेशन ने अपनी इंटरनेशनली डिक्लेयर करके बड़ी ग्लोबल आउटरीच आ गई। अब आपको लेफ्टिस्ट से पूछेंगे तो वो कहेंगे उनकी मजबूरी थी, तो ये था, तो फलान था। अगर आप किसी नेटो के सपोर्टर से या वेस्टर्न लिबरल सपोर्टर से कहेंगे तो वो कहेंगे देखें रशिया के इंपीरियलिस्ट अज़ाइम है और ये और फलान और टिमाक और ये मैड मैन है। इस तरह हमारे फैसल उड़ाइज कहते होते हैं कि पुटिन मैड मैन है, क्योंकि वो बड़ी बेसिक पैथेटिक किस्म की लिबरल पॉलिटिक्स में वो उनकी वो सारे चैनल का फ्रेमवर्क वही है, तो वो कहते हैं पुटिन मैड मैन है। ना पुटिन मैड मैन है और ना जिस तरह हमारे लेफ्टिस्ट कहते हैं ना पुटिन वलीउल्लाह है। पुटिन बस एक लीडर है जो अपना काम कर रहा है, जो अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी ज़ात और अपनी रियासत के उसमें हक में काम कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल। सिमिलरली CIB, इनके इंपीरियल अज़ाइम शैतानत पे मबनी है। इन लोग की ज़ात शैतानी हो सकती है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, कि ये ह्यूमंस को ह्यूमंस के तौर पे नहीं देखते। इनके इंपीरियल एम्बिशंस इतने बड़े हैं कि उसके अंदर ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, मज़हब की, कल्चर की, सकाफत की कोई हैसियत नहीं है, सिवाय के विंडो ड्रेसिंग के वो मल दो। अब जब दिल करता है रशिया क्रिश्चियन बन गया। अब रशिया क्रिश्चियन है, आपको पता है रशिया क्रिश्चियन है, आपको पता है? मुझे आज पता लगा रशिया क्रिश्चियन है। सीरिया के ऊपर जाते थे ना, वो क्रिश्चियन कलमा पढ़ के बॉम्ब फेंकते थे सीरिया के अंदर। वो जैसे वो क्रॉस बना के वो बॉम्ब फेंका करते। जब दिल करता है ये क्रिश्चियन बन जाती, जब दिल करता है रियासत मुसलमान बन जाती, जब दिल करता है एक रियासत जो है वो कहती है हम तो सोवियत एथियस्ट हैं, हम तो लिबरल मॉडर्निस्ट हैं, हम तो सेकुलरिस्ट हैं। कोई रियासत का कोई मजहब दीन नहीं होता, रियासत होती है यार। वो कोई भी लिबादा पहनने को तैयार हो जाएगी। अब आपको पता होगा कि एक ठीक ठाक तादाद रूस की फ़ौज के अंदर तातारी मुसलमानों पर मबनी है। अब वो कल्चरली मुसलमान होते हैं बेचारों के, जो निजी हालात हैं वो हम सब जानते हैं कि क्या तातारियों का हाल है और सेंट्रल एशिया के मुसलमानों का हाल है। और चेचनिया के भी जो लोग जो जिन पे कब्ज़ा किया हुआ है उसकी भी उन्होंने यूनिट्स बनाई हुई हैं रशिया की फ़ौज को सपोर्ट करने के लिए। तो बहरहाल उसमें कभी वो ऐड बनाते हैं तो उसमें वो फ़ौजियों को कलमा भी पढ़ा देते हैं। कभी देखे उनके ऐड रशियन आर्मी के, वो एक साथ फ़ौजी खड़ा होगा, वो क्रॉस कर रहा होगा और एक साथ फ़ौजी खड़ा होगा, वो दुआ मांग रहा होगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आली मोहम्मद वबारक वसल्लम अलैहि पढ़ रहा होगा। ऐसे वो बनाते हैं ऐड, वो मुसलमानों को भी खुश रखते हैं ज़रा कि यार तुम भी ज़रा हमारा ख्याल रखो। बहरहाल इसका कंक्लूशन ये हुआ कि अप्रैल 21, 2019 के अंदर इवेंचुअली इस सारी लड़ाई का बिल्टअप जो आपने देखा कि क्राइमिया पे कब्जा कर लिया, अमेरिका ने एक फाइनल चाल खेली और एक नाचने गाने वाले एक्स मेल प्रोस्टिट्यूट, मेल मॉडल एंड फिल्म स्टार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इलेक्ट करवा दी यूक्रेन का। और आज वो जो मौत का नंगा नाच वो लड़ रहा है उसको यूक्रेन के अंदर, वो आप देख सकते हैं। ये है पार्ट 1 का अख्ताम। और ज़ेलेंस्की का किरदार, उसकी तारीख़ और वो कैसे अमेरिका के और नेटो के इशारों पे नाच रहा है और पूरी दुनिया को जंग में धकेलते जा रहा है, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी ये बातें। इसमें जो लेसन्स हैं ना वो लर्न करने के लिए न्यूक्लियर आर्मामेंट नंबर 1, नंबर 2 आगे आने वाले मज़ीद पार्ट में आपको नज़र आएगा कि यूक्रेन छोटा होने के बावजूद, और ये एक डिलूजन जो हमने दुनिया को बेची हुई थी, हमारे एनडीयू में पढ़ाते हैं ना कि न्यूक्लियर कंट्रीज़ के दरमियान डेटांट होता है, वो कन्वेंशनल लड़ाई नहीं लड़ सकते। यूक्रेन न्यूक्लियर ब्लॉक उसके पीछे खड़ा हुआ है। रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और जिस स्केल एंड स्कोप की वो किनेटिक कॉन्फ्लिक्ट लड़ रहे हैं 2 साल से, मुझे दिखा दें आप इस तरह की। सो देयर आर नो रूल्स, द रूल्स ऑफ द, वाकई में DGI SPR साहब सही करते हैं, द रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड।
लिबरल रूल्स ऑर्डर ख़त्म है, ये सामने खुल के आ गए हैं। पाकिस्तान को वॉर मोड में जाने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनना होगा वाकई में। आई सैल्यूट दिस। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं, अगर आप नहीं सर्वाइव करना चाहते हैं तो जमहूरियत और खेल लो यार, कोई मसला नहीं। यूक्रेन ने भी बड़ी जमहूरियत खेली है, और कहीं है वैसे शायद कहीं है वैसे की जमहूरियत किसी मुल्क में है यार, मुझे बता दो। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही हम सारा दिन दीवारों में सर मारते रहते हैं। बहरहाल आप सबका सुनने का शुक्रिया। उम्मीद है आपकी ईद खैरियत से गुजरी होगी। जो गालियाँ वगैरह लिखना चाहें कमेंट्स में लिख दें लेफ्टिस्ट, और जो लिबरल्स भी लिखना चाहें वो भी लिख दें। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको भी और आपके घर वालों को भी ना करो। क्या बात कर सकते हैं यार यूक्रेन से। इट इज़ अ बिग लेसन फॉर पाकिस्तान, इट इज़ अ वेरी बिग लेसन। इवन जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज यूक्रेन ने अडॉप्ट किए, फॉर एग्जाम्पल जहाँ उन्होंने कामयाबी हासिल की है कि छोटा मुल्क बड़े मुल्क पे कैसे गालिब आ सकता है, दैट इज दोज आर ऑल्सो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो आपको देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। बहरहाल पार्ट 2 में इंशाल्लाह ब्रदर्स देखेंगे बाकी हिस्सा। आपका सुनने का शुक्रिया।